नमस्कार, जेडीसी मंत्रा में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 फरवरी को सुबह 10 बजे दी इंडिया टॉय फेयर 2021 का उद्घाटन करेंगे। ये जानकारी प्रधानमंत्री कार्यालय ने गुरुवार को दी। पीएमओ ने बताया कि प्रधानमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से फेयर का उद्घाटन करेंगे। बता दें कि ये वर्चुअल मेला 27 फरवरी से शुरू होकर 2 मार्च तक यानी 4 दिन चलेगा। इसका उद्देश्य आत्मनिर्भर भारत और वोकल फॉर लोकल अभियान को बढ़ावा देना है। ये मेला स्वदेशी उत्पादों को प्रोत्साहन देने के लिए आयोजित किया जा रहा है। आधिकारिक सूचना के अनुसार ये ऐसा पहला डिजिटल मंच है जहां देश के विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 1000 से अधिक प्रदर्शक विभिन्न खिलौने प्रदर्शित करेंगे। इस दौरान वे हितधारकों के साथ वेबिनार, पैनल चर्चा व अन्य गतिविधियों में भाग लेंगे। ये मेला भारतीय खिलौना उद्योग को वैश्विक मंच देने के लिए आयोजित किया जा रहा है ताकि देश के खिलौना निर्माता दुनिया की जरूरतों को समझे और खुद का अलग स्थान बना सके। प्रेस सूचना ब्यूरो ने जानकारी दी है कि इस टॉय फेयर के लिए 10 लाख से अधिक पंजीकरण हो चुके हैं। राजस्थान का उद्योग विभाग इस मेले में पारंपरिक खिलौनों के साथ राज्य के बढ़ते खिलौना उद्योग को प्रदर्शित करेगा। यहाँ राज्य में नए उद्योगों को निवेश प्रोत्साहन नीति 2019 के साथ अलवर के खुशखेड़ा में खेल सज्जो सामान व खिलौना जोन की स्थापना के बारे में जानकारी दी जाएगी। अलवर स्थित जोन उद्योग विकास विभाग रीको ने विकसित किया है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आने के कारण यहाँ लगने वाली इकाइयों को सहूलियत होती है। इसकी परिकल्पना कोरोना से पहले की गई थी, लेकिन लॉकडाउन व अन्य परिस्थितियों के बावजूद 21 खिलौना निर्माताओं ने यहाँ निवेश किया है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। गुजरात के मोटेरा में बने सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का नाम नरेंद्र मोदी स्टेडियम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर रखा गया है। भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरे टेस्ट मैच से पहले राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इस स्टेडियम का औपचारिक उद्घाटन किया। नया स्टेडियम पुराने वाले से कहीं अधिक आधुनिक है। पहले इस स्टेडियम में दर्शकों के बैठने की तादाद 56,000 थी, लेकिन अब इस स्टेडियम में 1,10,000 क्रिकेट फैंस बैठ सकेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर बने इस स्टेडियम के नामकरण का फैसला जीसीआई ने लिया है। इस पर देश भर में बहस छिड़ गई है। विरोधियों ने प्रधानमंत्री के नाम पर सवाल उठाते हुए इसे सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम क्यों नहीं दिया गया, ये सवाल भी उठाया है। इस मामले में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के वंशज और वंचित बहुजन अघाड़ी के अध्यक्ष प्रकाश अंबेडकर ने ट्वीट पर बीजेपी के इस कदम की आलोचना की है। उन्होंने ट्वीट पर कहा, क्या नेता मिला है इस देश को, इन्हें चिंता है कई लोग इसे भूल न जाए। इन्हें लोगों पर भरोसा नहीं, इसलिए मरने से पहले स्टेडियम अपने नाम पर करा लिया। नरेंद्र मोदी जब गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष थे तब उन्होंने पुराने मोटेरा स्टेडियम को तोड़कर नए और विशाल स्टेडियम की परिकल्पना की थी। उनकी परिकल्पना को नए अध्यक्ष अमित शाह ने साकार किया। अब देश का सबसे बड़ा स्टेडियम बनकर तैयार है और इसमें भारत और इंग्लैंड के बीच टेस्ट मैच भी हो चुका है। पद पर रहते हुए किसी प्रधानमंत्री के नाम पर स्टेडियम का नामकरण किए जाने के फैसले पर बहुत सारे लोग सवाल उठा रहे हैं। जीसीए के इस फैसले की आलोचना हो रही है और सोशल मीडिया पर मीम्स भी बनाकर शेयर किए जा रहे हैं, लेकिन ये कोई नई बात नहीं है। इससे पहले भी कई प्रधानमंत्रियों के नाम पर स्टेडियम का नामकरण किया जा चुका है। वहीं कांग्रेस के नेताओं ने भाजपा और पीएम मोदी के ऊपर सरदार वल्लभ भाई पटेल का अपमान करने का आरोप लगाया। अब इस मामले को लेकर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी पीएम नरेंद्र मोदी के ऊपर तंज कसा है। ममता बनर्जी ने गुरुवार को मामले पर तंज कसते हुए कहा, नरेंद्र मोदी स्टेडियम के दोनों तरफ दो भाई अंबानी और अडानी हैं। हम दो हमारे दो हो गया। वहीं पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की बढ़ती कीमतों को लेकर भी ममता बनर्जी ने मोदी सरकार के ऊपर निशाना साधा। ममता बनर्जी ने कहा, ईंधन की बढ़ती कीमतों के कारण लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। एलपीजी सिलेंडर के दाम बढ़कर 800 रुपए तक पहुंच गए हैं।
ये दुखद है कि केरोसिन के लिए दी जाने वाली 4,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी को इस साल के बजट से वापस ले लिया गया। इस मुद्दे को लेकर मैं अन्य मुख्यमंत्रियों से भी बात करूंगी। आपको बता दें कि इससे पहले गुरुवार सुबह ममता बनर्जी ने अपने मंत्रियों के साथ इलेक्ट्रिक बाइक पर बैठकर पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों का विरोध जताया। इस दौरान ममता बनर्जी ने कहा कि जिस तरह से पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ रही हैं, हम इसका विरोध करते हैं। जिस समय नरेंद्र मोदी सरकार बनी थी उस समय एलपीजी सिलेंडर की कीमत क्या थी? ममता बनर्जी ने कहा कि आज आम आदमी महंगाई की मार झेलने को मजबूर है, इसलिए उनकी पार्टी ईंधन के बढ़ते दामों के खिलाफ एक अभियान चलाएगी। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। भारत में कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए वैक्सीनेशन का काम 16 जनवरी से शुरू हो गया है। अभी तक कुल 1,26,71,000 लोगों को कोरोना वैक्सीन की खुराक लगाई जा चुकी है। इसी के साथ ही भारत ने अपने कई पड़ोसी देशों समेत कई देशों को कोरोना वैक्सीन की खेप मदद के तौर पर भेजी है, जिसे लेकर WHO के प्रमुख ने भारत की तारीफ की है। WHO चीफ ने अपने किए गए ट्वीट में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टैग करते हुए उनकी प्रशंसा की है। उनका कहना है कि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वैक्सीन इक्विटी का समर्थन करने के लिए धन्यवाद। इसके साथ ही उन्होंने लिखा है कि कोवैक्स और कोविड-19 वैक्सीन खुराक को दूसरे देशों के साथ शेयर करने से उन देशों को कोरोना से लड़ने में काफी मदद मिल रही है। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि दूसरे देशों को कोरोना वैक्सीन की खुराक भेजने की भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रतिबद्धता के कारण ही 60 से ज्यादा देशों को उनके हेल्थ वर्कर और अन्य प्राथमिकता समूहों का टीकाकरण शुरू करने में मदद कर रही है। WHO प्रमुख का कहना है, मुझे उम्मीद है कि अन्य देश आपके उदाहरण का अनुसरण करेंगे। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। पुलवामा में हुए उस आतंकी हमले की टीस लिए भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के बालाकोट में एयर स्ट्राइक कर आतंकियों के ठिकानों को ध्वस्त कर दिया था। वायुसेना की इस कार्रवाई में कितने आतंकी मारे गए, इसे लेकर कोई आधिकारिक आंकड़ा हालांकि अब तक जारी नहीं किया गया है, लेकिन ऐसी कई रिपोर्ट सामने आ चुकी है जिसमें स्थानीय लोगों ने भारतीय विमानों द्वारा बम बरसाए जाने के बाद के खौफ को बयां किया। भारतीय वायुसेना की ये कार्रवाई इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद पहली बार था जब भारतीय वायुसेना ने न केवल पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर से लेकर लगने वाली नियंत्रण रेखा लांघी थी, बल्कि अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा लांघते हुए पाकिस्तान के सुदूर खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के बालाकोट में जाकर आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के ठिकानों को निशाना बनाया था। इससे पहले 1999 के कारगिल युद्ध में भी हालांकि भारतीय वायुसेना की मदद ली गई थी, लेकिन तब वायुसेना के विमानों में बस नियंत्रण रेखा ही लांघी थी। पुलवामा हमले के बाद वायुसेना ने बालाकोट स्थित जैश-ए-मोहम्मद के जिस कैंप को निशाना बनाया था, वहां आतंकियों के लिए प्रशिक्षण केंद्र चलाया जा रहा था। इसे लेकर भारतीय वायुसेना के पास पुख्ता जानकारी थी, जिससे उसका निशाना सटीक रहा। आतंकियों को प्रशिक्षण देने के लिए चलाए जा रहे इस कैंप में बड़ी संख्या में आतंकियों की मौजूदगी थी और इसे देखते हुए ही अनुमान जताया जा सकता है कि वायुसेना ने इस कार्रवाई में 250 से 300 आतंकियों को खत्म किया। भारतीय लड़ाकू विमानों ने ये कार्रवाई रातों रात ही की। इनकी भनक तब पाकिस्तान को नहीं लग पाई। पाकिस्तान रडार भी भारतीय विमानों को अपने हवाई क्षेत्र में मौजूदगी को पकड़ नहीं पाए थे। भारत ने ये कार्रवाई तड़के करीब 3:30 बजे की थी, जब लोग नींद की आगोश में थे, लेकिन भारतीय विमानों के बम वर्षकों ने वहां जलजला ला दिया था, जिसकी आवाज सुन लोग दहशत में आ गए। उनकी आंखों से नींद गायब हो चुकी थी। उस समय पाकिस्तान डिफेंस की ओर से किए गए एक ट्वीट पर भी लोगों ने खूब मजे लिए थे, जिसमें देश की आवाम को आश्वस्त करते हुए कहा था कि चैन से सो जाइए क्योंकि PAF जाग रही है। पाकिस्तान डिफेंस के ट्विटर हैंडल से ये ट्वीट रात 12:06 पर किया था, जिसके कुछ ही घंटों में भारतीय वायुसेना के बम वर्षक विमानों ने पाकिस्तान की नींद ही उड़ा दी।
आज हम भारतीय वायुसेना के उसी शौर्य को याद कर रहे हैं जिसने पाकिस्तान में बैठे आतंकियों को सबक दे दिया कि उनकी नापाक हरकतें बर्दाश्त नहीं की जाएंगी, तो पाक हुक्मरानों को भी चेताया कि आतंकवाद पर दोहरा रवैया नहीं चलेगा। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। फ्रांस की संसद ने ऐसा कानून पारित कर दिया है जिसे लेकर इस्लामी जगत में खलबली मच गई है। कई मुस्लिम राष्ट्रों के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री तथा मुल्ला मौलवी इसके खिलाफ अभियान चलाने लगे हैं। उन्होंने फ्रांस के विरुद्ध तरह तरह के प्रतिबंधों की घोषणा कर दी है। सबसे पहले हम ये जाने कि ये कानून क्या है और इसे क्यों लगाया गया है। इस सख्त कानून को लाने का उद्देश्य कारण वह घटना है जो पिछले साल अक्टूबर में फ्रांस में घटी थी। सैमुअल पेटी नामक एक फ्रांसीसी अध्यापक की हत्या अब्दुल्ला अजोवरोव ने इसलिए कर दी थी कि उसने अपनी कक्षा में पैगंबर मोहम्मद के कार्टून दिखा दिए थे। वह छात्रों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का पाठ पढ़ा रहा था। फ्रांसीसी पुलिस ने अब्दुल्ला की भी हत्या कर दी थी। अब्दुल्ला के माता पिता रूस के मुस्लिम बहुल प्रांत चेचन्या से आकर फ्रांस में बसे थे। इस घटना ने पूरे यूरोप को प्रकंपित और क्रोधित कर दिया था। इससे पहले 2015 में चार्ली हेब्दो नामक पत्रिका पर इस्लामी आतंकवादियों ने हमला बोलकर 12 फ्रांसीसी पत्रकारों को मौत के घाट उतार दिया था। ऐसी खूनी घटनाओं के पक्ष विपक्ष में होने वाले कई प्रदर्शनों में दर्जनों लोग मारे गए और भारी तोड़फोड़ भी हुई। इसी कारण फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ये सख्त कानून लाने के लिए मजबूर हुए। उनके गृह मंत्री ने घोषणा की थी कि हमारे गणराज्य के दुश्मनों को हम एक मिनट भी चैन से नहीं बैठने देंगे। फ्रांसीसी नेताओं के इस सख्त बयान पर प्रतिक्रिया करते हुए तुर्की के राष्ट्रपति तैयब एर्दोगन ने कहा था कि फ्रांस के राष्ट्रपति अपनी दिमागी जांच करवाएं, कहीं वह पागल तो नहीं हो गए हैं। राष्ट्रपति मैक्रों ने सारे यूरोप के क्रोध को अब कानूनी रूप दे दिया है और फ्रांसीसी संसद के निम्न सदन ने पिछले सप्ताह स्पष्ट बहुमत से उस पर मोहर लगा दी है। इस कानून में कहीं भी इस्लाम शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। इस कानून को अलगाववाद विरोधी कानून नाम दिया गया है। इसमें सिर्फ धार्मिक या मजहबी कट्टरवाद की भर्त्सना है, किसी इस्लाम या ईसाईयत की नहीं। इस कानून में फ्रांसीसी लाइसिटी यानी पंथ निरपेक्षता के सिद्धांत पर जोर दिया गया है। ये सिद्धांत 1905 में कानून के रूप में इसलिए स्वीकार किया गया था कि सरकार को चर्च के ईसाई कट्टरवाद और दादागिरी को खत्म करना था। इसी कानून के चलते सरकारी स्कूलों में किसी छात्र छात्रा और अध्यापक को ईसाइयों का क्रॉस, यहूदियों का यामुका या इस्लामी हिजाब आदि पहनने पर पाबंदी लगा दी गई थी। मजहबी छुट्टियां यानी ईद और योम किपुर की छुट्टियां भी रद्द कर दी गई थी। वर्तमान कानून लंबी बहस और सैकड़ों संशोधनों के बाद पारित हुआ है। ये नए फ्रांसीसी इस्लाम की स्थापना कर रहा है। इस कानून का मुख्य उद्देश्य फ्रांस के मुसलमानों को यह समझाना है कि तुम सबसे पहले फ्रांस के नागरिक हो, अफ्रीकी, अरब, तुर्क, ईरानी या मुसलमान बाद में। यदि तुम्हें फ्रांस का नागरिक बनकर रहना है तो पहले तुम अलगाववाद छोड़ो और पहले फ्रांसीसी बनो। 7 करोड़ के फ्रांस में इस समय लगभग 60 लाख मुसलमान हैं जो अफ्रीका और एशिया के मुस्लिम देशों से आकर वहां बस गए हैं। इसमें से ज्यादातर फ्रांसीसी रीति रिवाजों का भरसक आत्मसात कर चुके हैं, लेकिन ज्यादातर मुस्लिम नौजवान वर्तमान कानून के भी कट्टर विरोधी हैं। इस कानून में कहीं भी इस्लाम के मूल सिद्धांतों की आलोचना नहीं की गई है, लेकिन कई अरबी रीति रिवाजों का विरोध किया गया है, जैसे कोई भी औरत हिजाब या नकाब आदि पहनकर सार्वजनिक स्थानों पर नहीं जा सकती है। क्रॉस, यामुका और हिजाब सरकारी दफ्तरों और विश्वविद्यालयों में भी नहीं पहने जा सकते। पहले उन पर सिर्फ स्कूलों में प्रतिबंध था। मुसलमान लड़कियों को शादी के पहले अक्षत योनि होने का जो डॉक्टरी प्रमाण देना होता था वह नहीं देना पड़ेगा। एक से ज्यादा औरतों से शादी करने पर 13 लाख रुपए जुर्माना होगा। यदि कोई व्यक्ति किसी को मजहब के नाम पर डराता है या धमकी देता है तो उसे 65 लाख रुपए का जुर्माना देना होगा। किसी भी सरकारी कर्मचारी
या सांसद के विरुद्ध किसी भी यदि कोई मजहबी आधार पर भड़काता है तो उसे सख्त सजा मिलेगी। इस्लामी मदरसों में बच्चों को क्या पढ़ाया जाता है, सरकार इस पर भी नजर रखेगी। 3 साल की उम्र के बाद बच्चों को स्कूलों में दाखिला दिलाना जरूरी होगा। मस्जिदों को मिलने वाले विदेशी पैसों पर सरकार कड़ी नजर रखेगी। खेल कूद के क्षेत्र जैसे स्विमिंग पूल वगैरह आदमी और औरतों के लिए अलग अलग नहीं होंगे। इस तरह के कई प्रावधान इस कानून में है जो फ्रांस के सभी नागरिकों पर एक समान लागू होंगे, वो चाहे मुसलमान हो, ईसाई हो, यहूदी हो या हिंदू हो। फ्रांस और यूरोप के कई गोरे संगठन और राजनेता भी इस कानून के इस प्रावधान को बेहतर, नरम और निरर्थक मानते हैं। वह मुसलमानों को रोजगार देने और मदरसों के चलते रहने के विरोधी हैं। वह मस्जिदों पर ताले ठुकवाना चाहते हैं। वह धर्म परिवर्तन के खिलाफ है। वह मुसलमान कुरान और पैगंबर मोहम्मद की वैसे ही कड़ी आलोचना करते हैं जैसे कि वह ईसा और मूसा बना तथा बाइबल की करते हैं, जैसे कि वह ईसा और मूसा तथा बाइबल की करते हैं। लेकिन यूरोपीय लोग ये ध्यान क्यों ना रखें कि वह जिन बातों को पसंद नहीं करते हैं उन्हें ना करें, लेकिन व्यर्थ कटु निंदा करके वह दूसरों का दिल क्यों दुखाएं। इसी तरह दुनिया के मुसलमानों को भी सोचना चाहिए कि इस्लाम क्या छुई मुई का पौधा है जो किसी का फोटो छाप देने या किसी पर व्यंग्य कस देने से मुरझा जाएगा। वह इस्लाम की उस क्रांतिकारी भूमिका पर गर्व करे जिसमें अरबों की जहालत को मिटाने में अद्भुत योगदान किया है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। फेसबुक, ट्विटर और लिंक्डइन जैसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के खिलाफ सख्त कदम उठाते हुए केंद्र सरकार ने आज नई गाइडलाइंस जारी कर दी है। सरकार के नए नियमों से देश का सबसे लोकप्रिय मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप भी अछूता नहीं रहा। हालांकि नए नियम को लागू होने में कुछ समय लगेगा। केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया पर गलत कंटेंट पोस्ट वालों का पता लगाने के लिए कंपनियों से उनके ओरिजिन की जानकारी देने की बात कही है। इसका मतलब ये है कि व्हाट्सएप, सिग्नल, टेलीग्राम जैसे एंड टू एंड एन्क्रिप्शन का उपयोग करने वाले प्लेटफॉर्म को सरकार ने नए नियम का पालन करने के लिए अपनी पॉलिसी को तोड़ना होगा। व्हाट्सएप का कहना है कि वह ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि एंड टू एंड एन्क्रिप्शन से ये पता लगाना नामुमकिन है कि मैसेज किसने और कहां से किया है। सरकार की तरफ से इससे पहले भी कई बार ऐसी मांग की जा चुकी है, लेकिन इस बार ये मांग नहीं बल्कि गाइडलाइंस है। अगर व्हाट्सएप सहित अन्य प्लेटफॉर्म सरकार के नए नियमों को मानने से इनकार कर देते हैं तो सवाल खड़ा होता है कि क्या ऐसे ऐप को भारत में बैन कर दिया जाएगा। व्हाट्सएप के सामने अब 2 रास्ते हैं, या तो वह अपनी पॉलिसी तोड़कर सरकार के नियमों का पालन करे या फिर गाइडलाइंस मानने से इनकार कर दे। अगर व्हाट्सएप इनकार करता है तो क्या उसे भारत में बैन होना पड़ेगा, ये एक बड़ा सवाल है। बता दें कि व्हाट्सएप की पेरेंट कंपनी फेसबुक का भी रिएक्शन सामने आया है। कंपनी ने कहा है कि जो नियम बनाए गए हैं उन्हें ध्यान से स्टडी किया जाएगा। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। ओटीटी और सोशल मीडिया के इस्तेमाल के दुरुपयोग को देखते हुए केंद्र सरकार ने इस पर नई गाइडलाइंस जारी की है। केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि सोशल मीडिया का करोड़ों लोग इस्तेमाल करते हैं, इसलिए इनके दुरुपयोग को रोकना जरूरी है। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया के लिए जो कानून बना है उसे 3 महीने में लागू कर दिया जाएगा और 3 स्तरों पर इसकी निगरानी की जाएगी। रविशंकर प्रसाद ने कहा, हिंसा के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल हो रहा है। सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट मंजूर नहीं। हमारी मीडिया ने व्यापक मशविरा किया है। शिकायतकर्ता ऑफिसर को रखना होगा और 15 दिन में इसका निपटारा करना होगा। अगर कोई आपत्तिजनक कंटेंट पोस्ट किया गया है तो उसे 24 घंटे के भीतर हटाना होगा। कंपनियों को चीफ कंप्लायंस ऑफिसर की तैनाती करनी होगी। नियम के पालन पर हर महीने रिपोर्ट देनी होगी। जिसने सबसे पहले आपत्तिजनक पोस्ट डाली उसकी पहचान बतानी होगी, जहां से गलत पोस्ट हुआ उसके बारे में बताना होगा। सोशल मीडिया के लिए जो कानून बना है उसे 3 महीने में लागू किया जाएगा। वहीं केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा, ओटीटी को नियमों का पालन करना होगा। सभी मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए एक नियम
ओटीटी डिजिटल मीडिया के लिए 3 स्तरीय निगरानी व्यवस्था रखी होगी। ओटीटी और वेबसाइट पर डिस्क्लेमर देना होगा, लेकिन रजिस्ट्रेशन जरूरी नहीं। ओटीटी सेल्फ रेगुलेशन होगा। सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के विशिष्ट व्यक्ति की अध्यक्षता में बॉडी बने ताकि वहां पर सुनवाई हो पाए। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की तरह ही डिजिटल मीडिया को माफी प्रसारित करनी होगी। सेंसर बोर्ड का एथिक्स कोड कॉमन रहेगा। मीडिया को जवाबदेही होना चाहिए। डिजिटल मीडिया पोर्टल को अफवाहों या झूठ फैलाने का अधिकार नहीं है। सवार डेली हंट, डेली होम, भड़ास फॉर मीडिया। धन्यवाद। जेडीसी मंत्रा।